चलिए शुरू करते हैं। आज पूरा रेफरेंस आपको बताएंगे कि जैसे संविधान तो आप सब किताबों में पढ़े, संविधान का एक वे दिया है, किसी भी किताब को आप उठाओगे उसमें आपको एक्ट्स दिया है। एक्ट्स तो अगर आप बात करो वहाँ तो 1726 से शुरू कर देगा, ठीक है, और आपको 1935 तक ले जाएगा। ये सारे एक्ट्स दिए हैं। इस समय कौन था? अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी शासन था, और कह सकते हैं मुगल काल का अंत था, ठीक है। संविधान एक लिखित विधि है, हम ये जानते हैं। ये जो जैसे हम लोग कहते हैं, अगर पुरातन समय में चले या जब राजकाल चल रहा था, राजाओं का दौर चल रहा था, तो उस समय क्या व्यवस्था थी शासन और प्रशासन की? यह कहा जाता था कि जो हमारा शासक है, जो हमारा राजा है, वो जो कहेगा वही सही है, वो हमें मानना है, वो सत्य है, उसके लिए वही आदेश, वही कानून, वही नियम। तो लेकिन जब अंग्रेजी शासन आया तो यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट मिला कि शासन को लिखित तौर पे रखा जा सकता है और शासन को कहीं दूर बैठकर भी चलाया जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उपस्थित हो तभी शासन किया जाए। और इसका सबसे बढ़िया जो हमारे पास एक्ट आया था 1935 का एक्ट, ये संविधान का एक थारो आइडिया दे दिया था। इसमें हमको लगता है 321 अनुच्छेद थे, जिससे आपको वहाँ पे शासन कैसे किया जाए वो सारी चीजें मिल जाती थी। लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तानियों ने इस एक्ट का बहुत विरोध किया था। विरोध क्यों किया था? क्योंकि ये शासन के लिए अच्छा था, लेकिन जो शासित थे उनके लिए बहुत बेहतर नहीं था। अब यहाँ पे जो चीजें आई, यहाँ तो हम बात कर रहे थे कि अंग्रेजी शासन की, लेकिन हमको बात करना है कि जो हमारा संविधान है, भारत का संविधान है, इसकी बात फिर कैसे उठी और इस संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इस संविधान के निर्माण में किसका योगदान रहा और क्या क्या बातें हुई, क्या क्या प्रक्रिया हुई। बहुत शार्ट बताएंगे जो आपको वनडे सिविल किसी परीक्षा में ऐसी चीजें जो आपको काम में है। बहुत चीजें, बहुत हिस्टोरिकल जानना बहुत अच्छी चीज नहीं है, बहुत चीजें उसमें आपको छोड़नी पड़ेगी। तो अब ये जैसे 1905 ये एक्ट की बात आएगी, तो जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो और फिर ये संवैधानिक इतिहास, तो वहाँ पे दोनों जोड़ के पढ़ाया जाए तो एक्ट ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नर की भी चीज़ें कंडीशन बताई जाएंगी और बाई लॉ क्या स्थिति थी वो भी बताया जाएगा। तो ये बात की बात है। अभी इसकी बात करेंगे कि संविधान का निर्माण, क्योंकि जब ये हुआ 1935 का एक्ट, और ये हम जानते हैं 1939 में क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। और जब ये द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ उस समय ये कहा जाता था, एक कहावत आप लोग सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, कि एक समय ऐसा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के सूर्य का अस्त नहीं होता था। इसका मतलब क्या था? उनका हर जगह करेक्ट। इसका मतलब सूर्योदय की जो पृथ्वी की जो प्रक्रिया है, जो उसके परिचालन की प्रक्रिया है, उसका जो घुमाव है, ऐसे हर जगह था कि कहीं अगर रात है तो कहीं कहीं उसके शासन में दिन हुआ करता था। उसी प्रक्रिया के तहत उसका शासन फैला था। इसलिए कहा जाता था कि उस समय ब्रिटिश शासन का सूर्यास्त नहीं होता था। और इस युद्ध में ब्रिटिश का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि जब विश्व युद्ध होता है तो हर जो जितने देश हैं एक तरफ होना होगा उनको, चाहे वो पक्ष, चाहे विपक्ष, चाहे सही हो, चाहे गलत हो, एक तरफ उनको निर्णायक तरफ जाना है। तो उस समय भारत को ब्रिटिश भारत में संबोधन किया जाता था, क्योंकि ब्रिटिश शासक बहुत दिन से थे, इसलिए भारत को ब्रिटिश भारत भी कहा जाता था। भारत के लिए इन्होंने 1939 में भारतीयों की ओर से ब्रिटिश शासक ने क्या कहा कि यह विश्व युद्ध में भाग लेंगे। और भारत की उस समय जो सैनानी स्थिति थी, सेना की स्थिति, जो सेना जो एज ए कह लो आप घोड़ा सवारी करते थे या पैदल सेना होती थी, जो सेना की जिनकी मेजॉरिटी थी वो भारतीय थी। मेजॉरिटी कौन थे? भारतीय थे। और जो ऑफिसर ग्रेड थे उसमें भारतीय बहुत कम हुआ करते थे, तो ज्यादातर अंग्रेज ही रहते थे। तो मेजॉरिटी जब हमारे साथ थी तो ये हमारे फेवर की चीज हुई, क्योंकि उस समय हर बच्चे, हर आदमी, हर स्त्री, हर औरत, सबका सोच यही था कि हमको स्वतंत्र होना है, हमको आजाद होना है। अगर 1857 की क्रांति आप लोग पढ़े होंगे और अगर सारे लोग एकजुट हुए होते तो शायद हम 1857 की क्रांति में ही
आजाद हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे, लेकिन यहाँ पे बहुत सी ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से हम सफल नहीं हो पाए। तो उस चीजों को ध्यान में रखते हुए अब ये इनके पास एक अवसर आया, तो इन्होंने कहा नहीं, इस विश्व युद्ध में भारतीय कोई भाग नहीं लेगा, भारतीय भाग नहीं लेगा, अर्थात भारतीय जो सेना में है वह भी भाग नहीं लेगा। अब इनकी स्थिति थोड़ी सी हुई कि अगर इस स्थिति में, जैसे कई युद्ध में सारे देशों की सेना भाग ली है और उसका शासन बहुत जगह है, और किसी एक जगह विद्रोह हो जाए, इसका मतलब क्या होगा कि अलग अलग जगहों पे विद्रोह हो सकता है, और जब विद्रोह होगा तो उनके पास सेनानी नहीं होंगे, सेनाओं की कमी होगी जो कि विद्रोह का दमन कर सकें। और जब विद्रोह का दमन नहीं होगा, अगर एक देश भी उस अवस्था में स्वतंत्र हो जाता है तो हो सकता है सारे देश उस समय विद्रोह कर दें। तो इन सब चीजों के सोचने के बाद अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने क्या कहा, ठीक है, हम इस युद्ध की समाप्ति के बाद आपके देश को स्वतंत्र कर देंगे, आपके देश को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन इतने बड़े इतना बड़ा देश है, आप इसको संचालित कैसे करोगे? ऐसा करते हैं कि हम आपको एक संविधान या एक विधि बना के देते हैं जिससे आप देश का संचालन करो। वहां पे मांग हुई कि नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा देश है तो हमारे द्वारा इसका, या हमारे नागरिकों द्वारा, हमारे लोगों द्वारा हम मिलकर इसका संविधान बनाएंगे, हम अपने हिसाब का संविधान बनाएंगे। तो उसकी बात है, फिर हम हमारा सहयोग करिए। तो यहाँ बात ये हुई कि ठीक है, आप हमें, क्योंकि आप शासन कर रहे हो, आप सत्ता में हो, तो आपकी चीजें डेवलप्ड है, आप कैसे संचालन कर रहे हो वो सारी चीजें आपके पास है, तो आप एक हमको निर्वाचन मंडल बना के उसमें संविधान सभा में हमको सदस्यों की चुनाव करवा के आप हमको दे दो। अच्छा, ये बात आप बहुत जगह पढ़ोगे, बहुत सी किताबों में, कि संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ, जो चुनाव हुआ वो अप्रत्यक्ष हुआ, लेकिन यह पूर्णतः सही नहीं है। यह पूर्णतः सही नहीं है। क्यों पूर्णतः सही नहीं? क्योंकि ब्रिटिश भारत का जो क्षेत्र था, पूरे भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन नहीं था कभी भी। ये आप लोग इतिहास में पढ़ोगे, पूरे भारत में नहीं था, लेकिन कुछ जगह वह भारतीयों से, या जो वहाँ के राजा थे छोटे मोटे, या देशी रियासत संभालते थे, उनसे लगान के तौर पर लेते थे, लेकिन शासन वह नहीं करते थे कि हमको आप इतना दीजिए, बाकी चीजें आप अपना देखते रहिए। लेकिन बीच के क्षेत्र में, भारत के बीच के क्षेत्र में उनका पूर्ण रूप से दबदबा था, पूरा शासन था। तो जहां उनका शासन था, उन्होंने वहां पे चुनाव कराया, प्रत्यक्ष चुनाव कराया। वो संख्या कितनी थी जिसमें उन्होंने प्रत्यक्ष चुनाव कराया? नहीं, जो प्रत्यक्ष चुनाव कराया वो 296 पे प्रत्यक्ष चुनाव कराया। उसके बाद देशी रियासत से आए, अन्य जगहों से लोगों को चुना गया। लेकिन ये प्रक्रिया बाद की है, ये मैं बता रहा हूँ। अभी क्या हुआ था, यहाँ पे जो बात तय हुई उसके तहत उन्होंने एक आयोग बनाया। उस आयोग का नाम था क्रिप्स मिशन। ये कब आया भारत? 1942 जब क्रिप्स मिशन आया तो इसको कार्य क्या दिया गया कि आप भारत के लिए एक डेटा तैयार करो कि कैसे वहां पे संविधान निर्माण होगा, कैसे निर्वाचन होगा, वो सारी बातें। तो क्रिप्स मिशन ने जो काम किया भारत में आके कि हम इस हिसाब से चीजों को अवेलेबल कराएंगे, वहां पे बहुत सी ऐसी कमियां थी। सबसे बड़ी कमी थी कि हम क्या चाहते थे आजादी में कि अखंड भारत का निर्माण। लेकिन क्रिप्स मिशन जब पढ़ा जाएगा, आप पढ़ोगे, जब डिटेल उसका पढ़ोगे, तो क्रिप्स मिशन में कहीं भी यह बातें नहीं थी कि अखंड भारत का निर्माण, क्योंकि वह स्वच्छंदता का भी अवसर उसमें दे रहा था कि जो देशी रियासत है अगर भारत में सम्मिलित होना नहीं चाहते तो वो स्वच्छंद रह सकते हैं। उनको जितना भारत को मान मिलेगा, जितनी वरीयता भारत को मिलेगी, उन्हें भी एक अलग राज्य, एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता मिलेगी। इस चीज पे बहुत सी और चीजें थी जहाँ पे मुस्लिम को लेके कुछ ऐसी बातें वहां कही गई थी जिनको उनको संतुष्ट करने की कोशिश, और कहीं ऐसा लग रहा था कि ये विघटन चाहते हैं, एकीकरण नहीं चाहते। इसलिए क्रिप्स मिशन का विरोध हुआ। क्रिप्स मिशन विरोध हुआ, क्रिप्स मिशन अपनी रिपोर्ट सौंप दी और क्रिप्स मिशन वापस चला गया। उसके बाद जब क्रिप्स मिशन वापस चला गया तो अंग्रेजों की एक खूबी रही। अगर आप इतिहास पढ़ते हो तो वहां देखते होंगे कि अंग्रेज हमेशा अपनी बात से मुकर जाया करते थे, कहते थे, लेकिन जब समय आता था तो कहते थे नहीं, ये अभी नहीं हो सकता, या नहीं होगा, हम नहीं करेंगे। शासक थे, जो चाहते थे करते थे। तो जब 42 में क्रिप्स मिशन वापस हो गया तो लोगों को डर सताया कि ये फिर वही स्थिति हो गई,
क्योंकि अब तो युद्ध के भी हुए 3 साल हो गया, युद्ध कभी भी समाप्त हो सकता है, फिर हमारे पास अब कुछ रहेगा नहीं। तो उन्होंने तुरंत, आप पढ़े होंगे इतिहास में, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया, पढ़े ना? भारत छोड़ो आंदोलन, इसका भी प्रभाव रहा, इसका भी बड़ा प्रभाव रहा। और इसी से प्रभावित होने के बाद उन्होंने क्या किया, 1946 में कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन का ही रोल रहा हमारे संविधान में। अच्छा, ये भी जान लीजिए, क्रिप्स मिशन में कितने सदस्य था? 3 सदस्य। कौन? स्टेफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, एवी करेक्ट। और यही 3 सदस्य यहाँ, मतलब केवल कमीशन का नाम बदल दिया गया, नाम बदल के भेजा गया। क्यों? क्योंकि जो ये रिपोर्ट दिया था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की सोच थी, ठीक है, उसका विरोध हुआ। यहाँ जान गए वही सोच नहीं डेवलप करना है, यहाँ पे जो उनकी चाहत है उसके हिसाब से। तो क्रिप्स मिशन जब आया भारत जुलाई में, तो इसका प्रथम कार्य यही था कि एक संविधान सभा का गठन करना। संविधान सभा का गठन का क्या आधार क्या था कि कितने सदस्य होंगे? नहीं, आधार था जनसंख्या, 10 लाख। अगर 10,000 पे होते तो बड़ी ज्यादा बड़ी बहुत बड़ी हो जाती कमेटी। 10,000 पे, ऐसा 10 लाख, यही है। गलत बोलोगे तो गलत निकलेगा। टोटल सदस्य संख्या 389। जब इन्होंने चुनाव कराया तो 389, इस 389 मैंने ये बताया था कि जिसका ब्रिटिश भारत में प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, ठीक है। इस 389 सदस्य में कौन कौन था? मुस्लिम लीग भी था, लेकिन इसकी प्रथम बैठक में ही मुस्लिम लीग ने इसका विरोध कर दिया। इसकी प्रथम बैठक, या कभी कभी आपसे पूछता है कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो प्रथम बैठक को ही संविधान सभा की स्थापना माना जाता है। वो डेट था आपका 9 दिसंबर 1946। ये क्या हो गया? स्थापना दिवस भी कह सकते हो आप, और प्रथम बैठक भी कह सकते हो। और इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इस दिन मुस्लिम लीग ने पूर्णतः विरोध किया। क्या विरोध किया? कि इस संविधान सभा में हम भाग नहीं लेंगे, हमें अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, हमें इन भारतीयों के संविधान में सम्मिलित नहीं होना है, हमें स्वयं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए संविधान बनाना है। इस विरोध के कारण इस दिन और कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। उसके बाद फिर आपका अगला बैठक जो हुआ वो 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। इस चुनाव को 3 संप्रदाय में भी बांटा गया था। जो चुनाव में भाग लिए गए थे उसको 3 संप्रदाय में बांटा गया था। आपको पता है कौन कौन सा? सामान्य 3 संप्रदाय। एक मिनट, हाँ, पहले विपुल बोल रहे हैं। सामान्य, मुस्लिम और सिख। अब आप बताइए रविंदर। नहीं, मैं संप्रदाय पूछ रहा हूँ, और संप्रदाय यही था। हाँ, ठीक है। ये संप्रदाय थे। सामान्य में सारे वर्ग आ गए, और मुस्लिम और सिख, ठीक है। एक चीज ये सवाल पूछता है कितने संप्रदाय में बटा, तो आप ये जानते हो इसी संप्रदाय से चुने गए। अच्छा, बहुत बार ये सवाल आता है कि जब मुस्लिम लीग विरोध करेगा, जब मुस्लिम लीग हट गया, तो संप्रदाय में मुस्लिम को क्यों रखा गया? ये नॉर्मली बात उठती है ना कि भाई, जैसे अभी भी हम लोग बहुत लोग बहस करते हैं कि मुस्लिम लीग ने अलग निर्वाचन की मांग की और उनको पाकिस्तान मिल गया, ठीक है, तो हम संप्रदाय में मुस्लिम को क्यों रखते हैं? क्योंकि गांधी जी ने कहा ना कि हमारा ये भारत सभी के लिए, यहाँ पे जो रहेंगे सबको रहने का अवसर है, जिनको जाने की इच्छा हो वो जाए।
पंथ निरपेक्ष हम शुरू से थे, आदिकाल से, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। तो मुस्लिम को वहां पे अवसर मिला क्योंकि हमारे स्वतंत्रता में भी भागीदार वो थे और हमारे संविधान बनाने में भी वो भागीदार थे। तो ये 3 संप्रदाय बांटा गया। कभी कभी पूछ लेता है कि कहाँ से कितनी सीटें आई, जैसे देसी रियासत से, देसी रियासत में पूछ लेता है कितनी देसी रियासत थी? 262 देसी रियासत 262 ना, 262 और कोई देसी रियासत 70 थी ना, 70 सीटें उसकी। देसी रियासत की सीट नहीं पूछ रहा हूँ मैं, तब क्या देसी रियासतें कितनी थी? 346। एक सवाल। दूसरा सवाल यहाँ था देसी रियासत की सीट कितनी थी? तीसरा सवाल था कौन कौन से देसी रियासत शामिल नहीं हुए थे? देसी रियासत भारत में शामिल नहीं हुए थे। हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर। अब बताइए कितने थे? 3। ये 3 थे। टोटल कितने थे? सोचते रहिए तब से आगे चलना है। जिसको याद आएगा बताएगा, नहीं तो लास्ट बताएंगे। 262 सोचते रहिए, गलत मत बताइए, जब बताइए सही बताइए। 93 सीट। हम सीट कहाँ पूछ रहे हैं, हम क्या पूछ रहे हैं? 562 थे टोटल कि 262 थे? 565। ये सही है, 562 थे। 559 ने भाग लिया था, ये 3 बार में जोड़ेंगे, 565 नहीं था। ठीक है, और 93 टोटल सीटें थी उसकी। ठीक है, वो क्लियर है देसी रियासत। अब जो हमने बताया प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, ये देसी रियासत में चुनाव नहीं हुआ था। यहाँ हर रियासत से 2 रियासत 4 रियासत मिलकर अपने हिसाब से यहाँ इस बच्चे को भेज दिया जाए, ये हमारी तरफ से संविधान सभा में भाग लेगा। क्योंकि आधार था 10 लाख पे, मान लो 1 रियासत या 2 रियासत की जनसंख्या कम रही हो, ज्यादा रही हो, उस हिसाब से उनको भेजना था। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? आगे चले, चलिए अब इसके बाद आते हैं। 1857 क्रांति वाले खड़े हो जाते हैं। नहीं, ये तो इतिहास के 1857 के अभी हम संविधान परिचय दे रहे हैं, फिर उसकी बात करेंगे। अभी हम संविधान बता रहे हैं। अभी तो ये हुआ कि 2 चीजें आप यहाँ ध्यान दो, एक आपका पहली बैठक और दूसरी बैठक। जो दूसरी बैठक हुई थी, यहाँ से संविधान निर्माण का कार्य हुआ। अच्छा, एक चीज आप लोग पढ़ते हो, सब जानते हैं, कामान चीजें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर तैयार। ठीक है, ये 9 दिसंबर से कि 11 दिसंबर से? 9 दिसंबर। करेक्ट। तो ये कभी मत भूलिएगा, 9 दिसंबर से ही संविधान का काम माना जाता है और उस दिन को लेकर यह काउंट किया जाता है। ठीक, उसके बाद इस दिन जब आप 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुनिए, तो समितियों का निर्माण हुआ। वहां कुछ समितियों की बात हम करेंगे, सारी समितियों की जरूरत नहीं है। जैसे एक समिति आपको होती है संघ शक्ति समिति, और एक क्या था? संघीय समिति। न जी, किसकी संघीय समिति? संघीय समिति, संघ संचालन समिति। तो हमको भी भुलवा देना है। इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे? एक ही आदमी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका हम यहाँ जिक्र क्यों कर रहे हैं पता है? नहीं पता। इसका जिक्र कर रहे हैं इसके लिए, जो संविधान बनाने का प्रारूप था। आपको सवाल पूछता है यहाँ पे, एक तो आपको जब पढ़ोगे बुक में तो वहां बताया जाता है कि प्रारूप सभा थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। इसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। इन्होंने प्रारूप पे काम किया, लेकिन जो B.R. अम्बेडकर थे, ये प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। ठीक है, और संविधान का कार्य हमारा शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को।
तो जब संविधान का कार्य प्रॉपरली 11 सितंबर को शुरू हुआ तो इन समितियों का गठन हुआ। इस समिति में से ये संघ संचालन समिति थी, ये 7 सदस्य थी। इसी में थे आपके संवैधानिक सलाहकार BN राव साहब, इसके सदस्य थे। BN राव जो थे वो इसके सदस्य थे, ठीक है। और BN राव क्या थे? संवैधानिक सलाहकार। BN राव ने ही प्रारूप का पहला प्रारूप प्रस्तुत किया था। पहला प्रारूप प्रस्तुत किया था, ठीक। लेकिन जब हमारा देश बंटवारा हो गया, जब मुस्लिम लीग ने विरोध किया, उसके बाद बात अम्बेडकर पे, अम्बेडकर ने भी इसका विरोध करना शुरू किया। क्यों विरोध शुरू किया? इसलिए कहा कि हम जो मतलब SC वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जात के लोग हैं, उनके साथ संविधान में न्याय नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो गांधी जी ने अवसर दिया कि नहीं, आप संविधान में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होइए और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसका विरोध वहां दर्ज कराइए, अलग क्षेत्र की मांग से बेहतर है। और उनको उसके लिए अवसर मिला, क्योंकि जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था तो उसका 2 कार्य था। संविधान का जब निर्वाचन कराया गया तो क्या कार्य था? एक तो गवर्नमेंट चलाने से हम अंतरिम सरकार के रूप में पढ़ते हैं, अंतरिम सरकार, और दूसरा था संविधान निर्माण, ठीक। और जब ये चुनाव हुआ तो जब बंटवारा हुआ तो पश्चिम बंगाल से अम्बेडकर जी चुनाव लड़े थे और वहां का हिस्सा जहां से चुनाव लड़े थे वो पाकिस्तान में चला गया, तो उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। क्योंकि अब इसमें सम्मिलित होना था तो उनको कहीं न कहीं सदस्यता लेना था, तो उनकी जगह फिर उन्होंने अपना पुणे से सदस्यता प्राप्त की, महाराष्ट्र के पुणे क्षेत्र से वो सदस्यता लिए और वो संविधान में सम्मिलित हुई। और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप अलग से प्रारूप समिति बनाया गया। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, उनको लेके अम्बेडकर जी को लेके प्लस 6 और टोटल 7 सदस्य थे। लेकिन उसके पहले तक BN राव साहब ने जो प्रस्तुत किया था उस पर कार्यवाही चल रही थी, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, 13 दिसंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव में कभी कभी पूछ लेता है, थोड़ा आप जब अंदर घुसोगे, नॉर्मली बात यही होती है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, लेकिन अभी भी पूछ सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव में कितने आर्टिकल थे या कितने सेक्शन थे। ये थोड़ा अंदर का सवाल हो जाए, लेकिन आप जानते रहो 8, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव जो इन्होंने प्रस्तुत किया तो इसको स्वीकार कब किया गया, ये भी बहुत बार सवाल पूछा गया है। कब किया गया? डेट नहीं, 22 जनवरी 1947 को इसको मान्यता मिल गई और यह स्वीकार कर लिया गया। अब यहाँ से पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई सवाल? अभी मैं सवाल भी पूछूंगा आप लोग से, इसलिए सुनते रहिएगा। जहां भी जो चीजें हो आप पूछ सकते हो। अब देखिए, एक रेफरेंशियल आपको बता रहा हूं जल्दी जल्दी। फिलिप्स मिशन आया 1942, कुछ नहीं किया, वापस चला गया। कैबिनेट मिशन आया 1946, इसने क्या किया? संविधान सभा का निर्माण किया। संविधान सभा का निर्माण किया, ये जुलाई 46 में आया था। कैबिनेट सॉरी जुलाई में इलेक्शन करवाया था, 24 मार्च 1946 में आया था। अब कैबिनेट के बाद इसकी पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर सच्चिदानंद
सिन्हा। फिर मुस्लिम लीग ने विरोध किया। अच्छा, एक सवाल यही बनता है, मैंने आप लोग पूछा नहीं, हमने बताया नहीं। मुस्लिम लीग जब छोड़ के चले गए, जब थे तो उनकी संख्या क्या थी? मुस्लिम लीग, हाँ, 389 में मुस्लिम लीग की सीट कितनी थी? नहीं सर, 70 थी। 79 थी। जब ये छोड़ के गए, जब ये छोड़ के गए, मुस्लिम लीग जब छोड़ के चले गए तो कितनी संख्या होनी चाहिए थी? 300। क्या बोल रहे हैं? मतलब 389 से 79 78 था, जो कंफ्यूजन हो गया, 78 था। 311 बचनी चाहिए। लेकिन कितनी संख्या थी ये बचनी चाहिए थी, नहीं बचनी चाहिए। लेकिन थी क्या? मुस्लिम लीग के विरोध के बाद क्या संख्या थी? 299। मतलब 389 के बाद यहाँ पे 299। ऐसा क्यों हुआ? बात जैसी रियायत ऐसा इसलिए हुआ, मैंने कहा ना, एक तो जनसंख्या का आधार था और तब भी जनसंख्या का आधार था। लेकिन जब ये भारत को बांट दिए, ये पोर्शन निकल गया, इधर बंगाल खाड़ी पर बांग्लादेश निकल गया, तो उस एरिया में जो जनसंख्या था और जो शेष जनसंख्या था उसके संतुलन में 299 ही सदस्य यहाँ पे हुए। और जो लोगों का, जैसे जब बंटवारा हुआ, जो भारतीय थे, जो वहां पे उधर से लड़े थे, उनकी सदस्यता स्वयं समाप्त हो गई, और जो कम था उनको फिर इलेक्शन लड़ा के उसको सम्मिलित किया। तो ये आपको पूछेगा कि 9 दिसंबर को 389 सदस्य थे और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब अध्यक्ष ने अस्थायी, तो सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 299। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक क्लियर है ना? वो क्लियर कर लीजिएगा। 78 मुझे याद आ रहा है, अगर कोई दिक्कत होगी बताइएगा, क्योंकि डेटा हो सकता है कुछ इधर आगे पीछे हुआ। कैबिनेट मिशन 24 मार्च को या फिर जुलाई में वो हुआ था, इलेक्शन करा के संविधान सभा की कार्यवाही शुरू हुई थी और आया था 24 मार्च में आया था। डेट आपको नहीं क्लियर है, देखते हुए 24 मार्च से 25 मार्च। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे 22 जनवरी 1946 को, सॉरी 47 को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, इसे स्वीकार कर लिया गया। अब ये हो गया रेफरेंशियल आपका, ये शुरुआती कितने 73 कंफर्म है? हाँ ठीक है भाई, इसीलिए कहा भाई आप लोग समझ लीजिएगा। तो इसका मतलब 289 में अगर 73 कम किया जाए 316, हाँ सही करेंगे। ये डेटा मुझे घटा के याद रहता है, इस समय नहीं था यार। तो ये हो गया आपका, ये पूरा इसका रेफरेंस हो गया। अब इसमें सवाल बनता है अभी इसके बाद कि कांग्रेस की कितनी सीटें थी, कांग्रेस की कितनी सीटों पर, अगर सांप्रदायिक पूछा जाता है तो जनरल की कितनी सीटें थी, और ब्रिटिश भारत से कितनी सीटें थी, और सिख संप्रदाय की कितनी सीटें थी, और कभी कभी पूछा जाता है ब्रिटिश भारत से कितनी सीटें थी, ब्रिटिश कमिश्नरी से कितनी सीटें थी। तो सीटों के बारे में कभी कभी पूछता है। तो अगर कांग्रेस की बात की जाए कि ब्रिटिश भारत में कांग्रेस भी भाग लिया था, तो कांग्रेस से कितनी सीटें जीत के पाया था? 208। ये कांग्रेस की सीट। और सामान्य की, यहां पे अगर बात किया, जो संप्रदाय की हमने बात किया, संप्रदाय की बात किया, 3 संप्रदाय
सामान्य, मुस्लिम और सिख। 200 टोटल कितने थे? 296 पे हुआ था ना। हाँ करेक्ट, 296। 296 में 4 सिख थे और 213 सामान्य थे। अब मुस्लिम किसी देख लो, अपने जोड़ लो, घटा लो, अगर भूले कभी आपको तो आप ऐसे कर सकते हो। 292 प्लस 4, 4 वहाँ कमिश्नरी का, एक कमिश्नरी का सिख को चला जाता है, और यहाँ 213 घटा लो, कभी गड़बड़ी नहीं होगी। 12 में से 7 गया 9 ना, सॉरी 12 में से 3 गया, यहाँ 3 है, और ये हो गया आपका 8, 8 में से 1 गया 7, 17 है। ये मुझे वहां पे याद आ गया। मुस्लिम लीग का नहीं बल्कि मुस्लिम की संख्या यहाँ पे 79 थी, जो संप्रदाय का जब बंटवारा हुआ तो उतने से जीते गए। तो ये पूछता है सवाल कि सामान्य में सारे वर्ग आ जाते हैं। सामान्य का मतलब हिंदू नहीं, सारे वर्ग। मुस्लिम में मुस्लिम और सिख में सिख। सिख केवल 4, क्योंकि जब हम ब्रिटिश भारत की बात करते हैं तो वहां भी 292 प्लस 4 करते हैं। ये 4 वहां पे कमिश्नरी का होता है, 4 कैंडिडेट कमिश्नरी से आए थे और 292 वहां से चुने गए थे। सर सिख हिंदू में नहीं आते हैं? नहीं, जब संप्रदाय से अभी तो हिंदू, अगर हिंदू को परिभाषित किया जाए तो सिख भी हिंदू में आते हैं, जैन भी हिंदू में आते हैं, लेकिन जहां वहां संप्रदाय का जब विभाजन हुआ तो सिख के लिए एक अलग संप्रदाय के लिए जगह दिया गया कि उससे सिख भी इलेक्शन लड़के इसमें शामिल होंगे। मुस्लिम को एक अलग संप्रदाय, बाकी सबको सामान्य, मतलब सब हिंदू वर्ग में रखेंगे। क्लियर? इसमें अब कोई दिक्कत? चलिए, इतना सवाल ये क्लियर हो गया। इसके बाद क्या बचता है आपका आगे? कांग्रेस का टिरोसवाड़ था, ब्रिटिश भारत से मैंने बताया तो, ब्रिटिश भारत से टोटल 292 चुना हुआ था, प्लस 4 कमिश्नरी थे। क्या हुआ, कोई दिक्कत? तो ये टोटल, ये ब्रिटिश भारत का जो हमने शुरू में ही बताया आपको कि प्रत्यक्ष जो चुना हुआ था 296, देखिए भी लिखा है, तो वो प्रत्यक्ष ब्रिटिश भारत के पार्ट थे। ब्रिटिश भारत ने फिर बांटा था इस चीज को सांप्रदायिक तौर पे कितने कितने का योगदान कहां से है, और पार्टी वाइज में बताया गया था कांग्रेस का कितना है और मुस्लिम लीग का कितना है, किसका कितना है। ठीक, अब उसके बाद फिर आपका ये प्रक्रिया चलता है। इसमें प्रक्रिया में 3 और अच्छी चीजें हैं। एक तो वाचन क्या होता है। वाचन मतलब व्याख्या करना, उसकी चर्चा करना, कई चीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरे संविधान का 3 वाचन हुआ था, और सबसे बड़ा वाचन जो था वो दूसरा वाला था। तो तीनों वाचन में दूसरा वाला बड़ा इसलिए था क्योंकि पहले में इंट्रोडक्टरी था, चीजें कैसे क्या है, प्रारूप क्या है, कैसे क्या है। दूसरे वाले में जो सब्जेक्ट्स बने उन सभी पे चर्चा होनी थी, इसलिए वो बड़ा चला। और तीसरे वाले में समापन था, इसलिए वो छोटा था। ठीक है, 3 वाचन हुए थे, ये आप और इससे जो और सवाल बनता है आपके संविधान सभा से, एक तो ये पूछता है जैसे संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15 महिला। दूसरा सवाल पूछता है अनुसूचित जातियों की संख्या जी, अनुसूचित जाति कितने थे और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति, अनुसूचित, बिल्कुल आप बताइए। संविधान सभा में महिला 15, इन दोनों की संख्या